नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में मैं बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा को डिस्कस करने वाला हूं। ये पेडागोजी थ्योरी सीरीज का 9वां वीडियो है। इससे पहले मैं 8 वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुका हूं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वीडियो वहां से देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के आने से पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली चलती थी, जिसमें शिक्षा के केंद्र में शिक्षक को रखा जाता था और बालक को यह समझा जाता था कि उसका दिमाग या तो खाली है या तो जो ज्ञान भरा हुआ है उसमें वो गलत है, और जो शिक्षक है वही पढ़ाकर बच्चों के दिमाग में, खाली दिमाग में चीज़ों को भरता है। 17वीं शताब्दी के एक दार्शनिक भी हुए जिनका नाम था जॉन लॉक। उनका भी कथन था टेबुलर रासा। ये कथन बहुत फेमस है, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखें। उनका कहना था टेबुलर रासा। टेबुलर रासा का अर्थ होता है कि खाली स्लेट। खाली स्लेट, आप बच्चे के दिमाग एक खाली स्लेट की तरह होता है और आप उसमें कुछ भी लिख सकते थे। ये थे जॉन लॉक के विचार। अब हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। लेकिन जो वर्तमान प्रणाली है अब वो बदल गई है। अब वो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चे को ये समझा जाता है कि वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और उसमें जन्मजात ही अधिगम करने की क्षमता होती है। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली बालक को केंद्र में रखकर बनाई गई है। बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान रख के पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है और उन्हें उस हिसाब से पढ़ाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। जिस प्रकार शिक्षक केंद्रित शिक्षा में बच्चे को कोरी स्लेट समझा जाता है, उसी प्रकार बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को बगीचे में लगे हुए नन्हे पौधों की तरह समझा जाता है। और जो शिक्षक होता है वो एक माली की तरह काम करता है। जैसे माली पौधों को खाद देता है, पानी देता है और बढ़ने का पूरा अवसर प्रदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी बच्चों को उनकी योग्यताओं, रुचि के अनुसार निर्देशित करता है और उन्हें खुली आज़ादी देता है आगे बढ़ने की। तो इस तरीके से बाल केंद्रित शिक्षा काम करती है। देखिए यहाँ पर ये 2 चित्र दिख रहे हैं। यहाँ पर ये चित्र दिख रहा है, ये शिक्षक केंद्रित शिक्षा है। इसमें जो टीचर होता है वो लेक्चर देता है और जो बच्चे हैं वो सुनते हैं, और इस एक टाइप से शिक्षक ज्ञान भर रहा है बच्चों के दिमाग में। और यहाँ पर दूसरा चित्र देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे इस ग्रुप में हैं, कुछ बच्चे ये दूसरे ग्रुप में हैं। यहाँ पर एक्टिविटी में लगे हुए हैं। जो शिक्षक है वो दोनों ग्रुप को देखता है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें निर्देशित कर रहा है। इस टाइप से वो कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है इनको, तो वो आपस में बातचीत करके, कोलैबोरेट करके काम करते हैं। तो यही बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे खुद सीखें, खुद एक्टिविटी करके चीज़ों को सीखें, सामाजिक बने, लोगों से बातचीत करें, सामाजिक कौशल का विकास हो। तो इस टाइप से ये बाल केंद्रित शिक्षा काम करती है। अब हम बाल केंद्रित शिक्षा की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। बाल मनोविज्ञान जो हमने बीएड में पढ़ा था या डीएड में पढ़ते हैं, उसका बहुत योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा में। इसके द्वारा शिक्षक रुचि, आवश्यकताओं और योग्यताओं के बारे में पता करता है बच्चे की, और उस हिसाब से बच्चे को मार्गदर्शित करता है। इस प्रकार की शिक्षा में बाल मनोविज्ञान का बहुत महत्व होता है। निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइप के शिक्षण में यह देखा जाता है, शिक्षक यह देखना चाहता है कि बच्चे जो पढ़ रहा है उसमें कितना सुधार हो रहा है, वो कहाँ पर सुधार होना चाहिए। बच्चे भी देखते हैं कि उसकी कहाँ गलती हो रही है। तो ये सब काम करता है रचनात्मक आकलन या निर्माणात्मक आकलन। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो यहाँ पर निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन होता है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों की वर्तमान जीवन और अनुभव पर केंद्रित होती है। ये देखती है कि जो रोज़मर्रा के जीवन है उससे बच्चा कैसे निपटता है और आगे अनुभव उसे कैसा होता है कि वो अपने भावी जीवन में आगे अच्छे से बढ़ सके। यह सब ज्ञान बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को दिया जाता है। शिक्षक निरंतर विद्यार्थियों, जो उसके शिक्षार्थी हैं, के व्यवहार को सुधारने की कोशिश करता रहता है। अगले चलते हैं। अगली विशेषता है प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं।
शिक्षक द्वारा बाल मनोविज्ञान द्वारा छात्रों को के सीखने की प्रक्रिया तथा महत्वपूर्ण कारकों की जानकारी मिलती है। उस हिसाब से शिक्षक बच्चों को निर्देशित करता है। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा में। बच्चों में सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये बाल केंद्रित शिक्षा का मानना है। शिक्षक बाल केंद्रित शिक्षण में सुविधादाता की तरह काम करता है, ये मैंने पॉइंट डिस्कस कर ही लिया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ सिद्धांतों के बारे में देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत। पहला है रुचि का सिद्धांत। अगर बच्चे को किसी काम में रुचि होगी, जैसे अगर कोई उसे वार्तालाप करना, बातें करना पसंद होगा, तो आप अगर उससे वार्तालाप जैसी एक्टिविटी करवाएंगे, क्लास में कोई टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसमें वार्ता जरूरी होगी, डिबेट करेंगे, तो उसे मज़ा आएगा, सीखने में इंटरेस्ट आएगा। इसी तरह से किसी को शारीरिक खेल में मज़ा आता है, तो आप अगर उससे कुछ गतिविधि करवाएंगे, फिर आप उसे सिखाएंगे, तो उसे रुचि बनेगी, उसकी इंटरेस्ट जगेगा। तो यह है रुचि का सिद्धांत। इसी तरह से प्रेरणा का सिद्धांत होता है, जिसमें जो महापुरुष हैं, हमारे नायक या कोई वैज्ञानिक है, की कहानियाँ या नाटक के द्वारा उनमें नैतिकता एवं उत्तम व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्रेरणा का सिद्धांत। उद्देश्यपूर्ण शिक्षा का सिद्धांत। इस सिद्धांत में जो ज्ञान दिया जाता है उसका कोई उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं कि आपने जो पढ़ा दिया उसने एग्ज़ाम पास कर लिया, नहीं। इस शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि जो भावी जीवन है बालक का, उसमें जो पढ़ाया जा रहा है वो काम आए, और भविष्य में जो बच्चा लक्ष्य लेता है उसको वो प्राप्त कर सके, ऐसी शिक्षा देने का उद्देश्य रहता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसमें विद्यार्थी को मनोरंजक गतिविधियां कराई जाएं, पूर्व ज्ञान का उपयोग करके पढ़ाया जाए, तो उसमें एक्टिव हो जाता है वो बच्चा और जल्दी अच्छे से पढ़ाई करने लगता है और एक्टिवली सुनता रहता है। ये सब है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो ये होगा 4 सिद्धांत। अब हम आगे चलते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा का उद्भव 19वीं शताब्दी में पारंपरिक शिक्षा में आई अनेक कमियों के कारण हुआ। पारंपरिक शिक्षा में किताबों पर ज़्यादा महत्व दिया जाता था, रटने पर ज़्यादा महत्व दिया जाता था, याद करो चीज़ों को, कैसे भी जल्दी जल्दी याद करो, इन सब पर दिया जाता था। और टेस्ट बहुत ख़राब स्थिति में थे, परीक्षण इतने अच्छे से नहीं हो पाता था। इन सब कमियों को दूर करने के लिए प्रगतिशील शिक्षा आई, और प्रगतिशील शिक्षा की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी, और इसकी शुरुआत श्रेय जॉन डीवी को जाता है। प्रगतिशील शिक्षा दर्शन का कहना है कि शिक्षकों को बच्चों की कैसे रटना, याद करना है, उस पर भरोसा करने की बजाय उन्हें सोचने दें और उन्हें सोचना सिखाएं कि कैसे किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा मानती है कि जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित होती है, और इसी जिज्ञासा को उनको बढ़ाना है और आगे बढ़ा के उनको काम में लगाना है, अच्छे से खुद करके चीज़ों को वो सीखें बच्चे। अब हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं प्रगतिशील शिक्षा की। प्रगतिशील शिक्षा रचनावाद पर आधारित शिक्षा है। रचनावाद क्या होती है कि इसमें बच्चे के जो ज्ञान होता है वो चीज़ों को खुद ज्ञान कंस्ट्रक्ट करता है, चीज़ों को जोड़ता है, सीखता है, अपने अनुभवों के आधार पर देखकर चीज़ों की रचना करता है। ये है रचनावाद पर आधारित। यह शिक्षा करके सीखने पर जोर देती है और पुस्तकों का उपयोग तथा रटने की प्रवृत्ति के समर्थन नहीं करती है। यह शिक्षा एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जिसमें शिक्षार्थियों को सामाजिक विकास करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। यह शिक्षा मानती है कि कक्षा में प्रजातंत्र का स्थान होना चाहिए, ना डेमोक्रेसी होनी चाहिए। बच्चा जब बोलेगा क्लास में, अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा, अपनी अभिव्यक्ति करेगा, सक्रिय रूप से भागीदारी करेगा, तब वो अच्छे से सीख पाएगा। तो यहाँ पर जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें प्रजातंत्र का स्थान महत्वपूर्ण है, और इस जो टर्म है प्रजातंत्र, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको ध्यान रखें। आगे चलते कुछ और विशेषताएं लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा बालकों में समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, और जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है उनका विकास पर बल देती है, जिससे वो आसानी से चीज़ों को, अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो उस तरह से सोच पाएँ कि इसमें क्या हो सकता है, और इनके पास क्रिटिकल थिंकिंग हो, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो पाए। प्रगतिशील
शिक्षा छात्रों को वास्तविक दुनिया की स्थितियों का अनुभव कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। यह शिक्षा प्रोजेक्ट प्रणाली, समस्या प्रणाली, समूह कार्य, सामाजिक कौशल पर जोर देती है। तो इस तरह से ये विशेषताएं हो गई प्रगतिशील शिक्षा की। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे हैं बहुत बार। जैसे जॉन डीबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय के उदाहरण हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए। यह इशारा करता है बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। जैसे अब ये मनोविज्ञान है, अगर आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं अच्छे से तो आप पहले ये सीखिए कि बच्चे का रुचि किस में है, कैसे वो सीखता है, कैसे वो चीज़ों के साथ डील करता है। तो पहले आप बच्चों को सीखिए, फिर बच्चों को सिखाइए, तब आप अच्छे से सिखा पाएंगे। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करता है। अब यहाँ पर कुछ टर्म हैं जैसे समय सारणी में और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ये प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषता है। इसको भी आप ऐसे ही पॉइंट को याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी अगर बैठने में, तो वो लोगों से इंटरेक्शन कर पाएंगे, सामाजिक हो पाएंगे। और जो प्रगतिशील शिक्षा है वो सामाजिक कौशल पर बहुत ज़्यादा जोर देती है। और समय सारणी भी फिक्स नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की होती है। करके सीखना तब होता है जब अधिगम प्रासंगिक और व्यवहारिक हो। आप अगर जो रिलेटेड हो, प्रासंगिक मतलब जो आपसे जीवन से रिलेटेड हो या कोई आपके आसपास के चीज़ों से रिलेटेड हो और व्यवहार से रिलेटेड हो, तब करके सीखने का मज़ा अलग है। तो ये होगा इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीबी के अनुसार समुचित है? कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत। प्रजातंत्र का स्थान की बात उन्होंने की है। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ये हो सकता है। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित है, नहीं है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि उन प्रगतिशील शिक्षा मानती है कि जिज्ञासा विद्यार्थी के स्वभाव में अंतर्निहित होती है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। कैसा कार्य करना चाहिए? प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में या प्रभावशील भूमिका में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन थर्ड, प्रजातांत्रिक भूमिका में। उसको, शिक्षक को चाहिए कि वो अपने जो छात्र हैं उनको मौका दे अपने आप को एक्सप्लेन करने का, अपने के सामने अपनी बात कह पाने का। तो ये सब शामिल होता है प्रजातांत्रिक भूमिका में जब छात्र होगा तब। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, बिल्कुल नहीं। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, बिल्कुल नहीं। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं है, खेल तो ज़रूरी है, तो ये भी नहीं। सर्वांगीण विकास के लिए खेल के, पढ़ाई के साथ खेल जरूरी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर फोर्थ होगा, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। यहाँ पर अगर वो चीज़ें हाथ से करके देखेंगे, जो चीज़ें हैं उनके रूप में, तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है, शिक्षक सूचना प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। और परीक्षा मानक दंड संदर्भित और बाह्य हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव। जैसे आप डायरेक्ट कोई काम करके अनुभव गेन करते हैं और सहयोग, किसी का सहयोग लेके अनुभव करते हैं, तब वो प्रगतिशील शिक्षा में कथन में आता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल
प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुदेशन, बिल्कुल नहीं। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बिल्कुल नहीं। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट में डिस्कस कर लिया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति निगरानी करना। ये ठीक होगा, उनकी प्रगति की निगरानी कर रहे हैं और जो बच्चों ने लक्ष्य बनाए हैं उनकी प्रगति कैसी है उसकी निगरानी करना मूल्यांकन का लक्ष्य है, बिल्कुल सही। उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी, ये भी बिल्कुल सही है। किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण, अगर आप किसी में डिफरेंस आ गया तो आप उसे संबोधित करेंगे कि भाई अभी तुम्हारा ये डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, तुम मेहनत करो, तो इसमें भी इम्पोर्टेंट है। मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल, बिल्कुल नहीं। मुख्य सामग्री जो बुकिश नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसके लिए मूल्यांकन हो कि भाई तुम पास हो रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो, अच्छे से कर पा रहे हो, नंबर ला पा रहे हो कि नहीं, तो इस पर ये कम महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा सही, वो यहाँ पर फोर्थ होगा। तो इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो आप सबको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया एवं सुझाव कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।